फरियाल बे इंतहा खूबसूरत थी। जब मैंने उसे पहली दफा देखा मैं तभी उस पर अपना दिल हार बैठा था। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की शामिल होगी तो वो फरियाल ही होगी। और फिर मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में बात की। किसी को मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि जब मैंने अम्मा को फरियाल की वो तस्वीरें दिखाई जो मैंने चुपके से खींची थी तो अम्मा बे इंतहा खुश हो गईं। कुछ मालूमात करने पे पता चला कि फरियाल के अब्बा किसी दूर के रिश्तेदार हैं और उन्हीं की ये बेटी है, इसलिए रिश्ता ले जाने में हमें कोई परेशानी ना हुई। फरियाल के अम्मा अब्बा ने कुछ वक्त सोचने के लिए मांगा और फिर हाँ कर दी। इस हाँ में तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अलबत्ता फरियाल के अब्बा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी को लेकर कुछ शर्तें हैं और वो अपनी शराइत खुद मेरे सामने रखना चाहते हैं। इस बात पर अम्मा को एतराज हो गया। अम्मा का कहना था, ये कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही लड़के से मिलना चाहती है और उसकी शादी के लिए कुछ शर्तें भी हैं। भले घर की लड़कियां ऐसा तो नहीं करती। और लड़की के बाप को देखो, उसे जरा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि शादी से पहले उसकी बेटी हमारे बेटे से मिलना चाहती है। मैंने तो आज तक ऐसी बेहयाई नहीं देखी है। ये तो अभी से ही मेरे बेटे को मुट्ठी में करना चाहती है। अम्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें ये बात हरगिज भी अच्छी नहीं लगी थी। वो पुराने वक्तों की औरत थी और उनके अंदर वही रख रखाव और तौर तरीके थे जो पहले वक्त के लोगों में होते थे। लेकिन फिर अब्बा ने नरमी से अम्मा को समझाया कि ये नए दौर के तकाजे हैं। अगर लड़की अपनी ख्वाहिशात या मर्जी बयान करना चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। शादी से पहले उन दोनों को एक दफा मिल लेने दो ताकि शादी के बाद किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। मैंने भी अम्मा को मनाने की कोशिश की तो वो मजीद खफा हो गई और कहने लगी कि तुम तो अभी से ही जन मुरीद हो गए हो। मैं बता देती हूँ, मुझे इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और उसके घर वाले भी कुछ कम नहीं हैं। कौन से माँ बाप को इस कदर आजादी देते हैं औलाद को। अम्मा के सख्त रवैये पर मैं तो खामोश हो गया, लेकिन अब्बा चुप न हुए और वो उठते ही बैठते अम्मा को यही समझाने लगे कि ये नया दौर है और अब के बच्चे तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा है ये लोग चार बातें कर ले तो एक दूसरे को समझ लेंगे और फिर बाकी की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और फिर अब्बा की इस मेहनत का ये नतीजा निकला कि पूरे एक हफ्ते के बाद अम्मा ने जाकर रजामंदी दे दी कि मैं अकेले में फरियाल से मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से इस बात की तनबीह भी की कि उस लड़की की सारी बातें अच्छी तरह सुन लेना और उसकी शराइत को आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधकर कबूल न कर लेना। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हफ्ते के रोज फरियाल ने मुझे एक करीबी होटल में मुलाकात के लिए बुलाया था। मैं शाम की चाय पर खूब बन संवर कर उससे मिलने के लिए गया तो वो पहले से ही मेरे इंतजार में बैठी थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। नीले रंग के जोड़े में वो बला की मासूम और हसीन लग रही थी, लेकिन ये भेद तो बाद में खुला कि वो कितनी मासूम थी। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर नजर झुकाकर कहने लगी, बिलाल, शादी को लेकर मेरी कुछ शराइत हैं और मैं चाहती हूँ कि आप शादी से पहले उन्हें सुन लें। उसकी आवाज में इस कदर मिठास थी कि मैं पूरी तरह खो गया। मैंने फरियाल से कहा कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपकी 1000 शर्तें भी रखेंगी तो मैं कबूल कर लूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगी, ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं। शादी के बाद की जिंदगी इन बातों से बहुत मुख्तलिफ होती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाद में हम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो बहुत समझदारी से बात कर रही थी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो ख्वाबों में जीने वाली लड़की नहीं है। जो भी था, मुझे हर हाल में उसका साथ कबूल था। इसलिए मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपकी शर्तों को सुने बगैर भी पूरा करने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त कबूल है और दिल और जान से कबूल है। आप बेफिक्र होकर मेरी दुल्हन बनिएगा। मैं आपको कभी पछताने का मौका नहीं दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि पछताना तो मुझे था। कुछ ही देर में उससे मैं यूं ही देखता रहा, फिर वापसी के लिए वोट खड़ी हुई। ना ही मैंने उसकी शर्त सुनी थी और ना ही मुझे सुनने की जरूरत थी। मैं तो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा कर देता। और इस बात का अफसोस मुझे बहुत बाद में हुआ कि काश मैं उस दिन उसकी शर्तें सुन लेता तो ये सब ना होता। लेकिन उस वक्त तो मोहब्बत का भूत मेरे सर पर सवार था और अपनी अम्मा की हिदायत को भी मैं फरामोश कर बैठा था। ये सब उसी का तो नतीजा था। पूरे 1 महीने के बाद फरियाल अपनी पूरी आबोताब के साथ मेरे कमरे में जलवागर थी और मैं उसके सामने बैठा बेखुद हो रहा था। ये उस रात का तकाजा था कि मैं पहले उसे कोई तोहफा देता और फिर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता।
اس لیے میں نے بہت خوبصورت سی چین اسے تحفے میں دی جسے دیکھ کر وہ خوش ہوئی، اور پھر جیسے ہی میں نے وہ چین اسے پہنانے کے لیے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، میں اسے ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا تھا؟ اس کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی، کہنے لگی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ اس وقت آپ نے میری شرطیں نہیں سنی تھی، لیکن آج کی رات آپ کو میری شرطیں سننی ہوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ یہ بھی کوئی وقت ہے شرطیں بیان کرنے کا، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے۔ تم صبح اٹھ کر مجھے اپنی شرطیں بتانا، مجھے تمہاری ہر بات قبول ہوگی۔ بڑی مشکل سے تو ابھی خلوت کے لمحات ملے ہیں، میں انہیں تمہارے ساتھ خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی چاہی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں جتنا اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا تھا، اس سے اتنا ہی سختی سے مجھ سے بات کر رہی تھی، اور میں جیسے ہی اس نے اپنی پہلی شرط بیان کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری چاند جیسی بیوی نے مجھے پہلی ہی رات تارے دکھا دیے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کیوں اس سے شادی سے پہلے اس کی شرطیں نہیں سنی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی اس طرح کی شرطیں رکھے گی۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اسے سمجھایا کہ فریال، یہ کیسی شرط ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں، تم تو مجھے میرے حقوق سے دستبردار کرنا چاہتی ہو۔ فریال تلخی سے مسکرا دی، کہنے لگی آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، کیا ہوا؟ میری پہلی ہی شرط میں آپ کی جان نکل گئی۔ میں نے ایسی بھی کوئی مشکل شرط نہیں رکھی ہے جسے آپ پورا نہیں کر سکتے ہو۔ فریال کا نہ صرف انداز عجیب تھا بلکہ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہو۔ اور فریال نے آہستگی سے کہا کہ میں نے اگر اس کی شرط نہ مانی تو وہ ابھی اور اسی وقت مجھ سے طلاق لے لے گی۔ فریال کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات ہی اپنے منہ سے ایسی بات نکال سکتی ہے۔ اماں نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں شادی کے لیے شرطیں نہیں رکھتی۔ میں نے گھبرا کر فریال سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، تم کیسے ایسے لفظ اپنے منہ سے نکال سکتی ہو جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا؟ میں نے پورے دل سے تمہیں قبول کیا ہے اور تم ملن کے لمحات میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ فریال کہنے لگی ٹھیک ہے تو پھر آپ میری شرط قبول کر لیں، میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ طلاق کے لفظ پر مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اب فریال کی شرط ماننا میری مجبوری تھا، کیونکہ اس بات سے میرے گھر والے بھی واقف تھے اور میرے گھر والوں نے بھی ان تمام شرائط کو ماننے کی حامی بھری تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ تھی کہ فریال نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ اتنی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو راضی کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، اور اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کچھ دنوں تک میں اس کی بات مان لیتا ہوں، اس کے بعد خود ہی اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی تھے اور ہمارے رشتے میں ایسی فطری کشش تھی کہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن خود بخود ہمارے درمیان سے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور وہ مجھے میرے تمام حقوق اپنی خوشی سے دے گی۔ لیکن یہ میری محض خوش فہمی تھی۔ میں مستقبل کا سوچ کر اس کی شرط مان گیا اور وہ جیسا چاہتی تھی شادی کی پہلی رات ویسا ہی ہوا۔ مجھے یہ رات بہت مشکل سے گزارنی پڑی کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسے پوری طرح حاصل نہیں کر پایا تھا، اور یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میرا اپنا کیا ہوا فیصلہ تھا۔ بظاہر بہت ہی معصوم دکھنے والی میری بیوی نے پہلی ہی رات مجھ پر بجلیاں گرا دی تھی، اور اگلی صبح میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال پوچھ ڈالے۔ میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کی نظروں میں بے توقیف نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان سے ہر بات چھپا گیا۔ ایسی ہی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ فریال اپنی شرطوں پر اب بھی روز اول کی طرح قائم تھی اور میں اس کی شرطوں کو خاموشی سے مان رہا تھا۔ اگرچہ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنی محبت سے زیر کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میری بھول تھی کہ وہ میری محبت سے پگھل جائے گی۔ میری دفتر کی چھٹیاں ختم ہوئی تو میں دفتر جانے لگا، لیکن سارا وقت میرا دماغ فریال میں اٹکا رہتا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اسے ایسی شرط رکھنا پڑی تھی، ورنہ کون اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی شرط رکھتا ہے۔ میرے دوستوں نے بھی میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا، اور پھر میرے ایک دوست وارث نے زبردستی مجھ سے ساری بات پوچھ لی اور پھر غصے سے کہا کہ تو کیسا مرد ہے،
जो अपनी बीवी की फजूल सी शर्तों में उलझ गया है। कोई बीवी अपने शौहर से ऐसी बात कैसे कह सकती है? तुझे तो उस पर पूरा पूरा हक हासिल है। मुझे तो लगता है कि वो तुझे अपने काबू में करने के लिए ये सब कह रही है। तू भी उसे बता दे कि तू मर्द है, तूने चूड़ियां नहीं पहन रखी। वारिस की बात सुनकर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या वाकई ही मासूम सी नजर आने वाली फरियाल इस तरह के हरबों से मुझे अपने काबू में करना चाहती है। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा तो मैंने लंच टाइम से ही छुट्टी लेकर घर लौट आया। अम्मा और फरियाल दोनों अपने अपने कमरों में थे। मैं जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो फरियाल की आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो जो कुछ कह रही थी वो सुनकर मैं दंग रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पीछे वो किसी से इस तरह की बातें नहीं कर सकती है। फरियाल कह रही थी कि बिलाल को तो कुछ भी पता नहीं चला है, वो खुशी से मेरी शर्त मान रहा है। जब तक ये सिलसिला ऐसे ही चल सकता है मैं ऐसे ही चलाती रहूंगी। पता नहीं वो किससे हम दोनों के दरमियान के ताल्लुकात की बात इतने खुले लफ्जों में कर रही थी। ये बात मेरी मर्दानगी पर कारी ज़र्ब थी। मैं मर्द होकर उसकी इज्जत को ढांपता आया था। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने के बजाय खुशी से उसकी शर्त को कबूल कर बैठा था, और वो थी कि मेरी इज्जत का तमाशा बना रही थी। पहले मैंने सोचा कि कमरे में दाखिल होकर उससे सीधे सवाल जवाब शुरू कर दूं, लेकिन फिर ये सोच कर रुक गया कि वो जितनी मासूम नजर आती है उतनी मासूम है नहीं। मैं अगर उससे सवाल जवाब शुरू करता तो वो किसी भी तरह मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा देती। मैं इस मामले का कुछ और तूल देना चाहता था कि मजीद फरियाल को जान सकूं कि वो चाहती क्या है। मैं उससे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी सच्चाई सामने आने के बावजूद भी मैंने कुछ वक्त और रुकने का फैसला किया था और मैं खामोशी से उस पर नजर रखने लगा। लेकिन अक्सर ही वो यहाँ वहां छुपकर फोन पर किसी से बात करती नजर आती, तो कभी वो अपनी अम्मा के घर का कहकर जो सुबह जाती तो रात गए लौट कर वापस आती। समझ नहीं आता था कि उसके मैके में ऐसा क्या है जो उसके दिल में मैके की मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही थी और वो मुझे मेरे हकूक से दस्तबरदार कर रही थी। और फिर एक दिन मैं दफ्तर से वापसी पे जब घर आया तो पता चला कि मेरी बीवी फिर से मैके गई हुई है। मेरी माँ बावर्ची खाने में खड़ी काम कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की मुझे खानदानी नहीं लगती और ना ही इसके घर वालों को बेटी का घर बसाना है। ये कैसे माँ बाप हैं जो आए रोज उसे अपने घर बुलाकर बिठा देते हैं। अम्मा का लहजा बता रहा था कि वो शदीद गुस्से में है और उन्हें फरियाल की आदत अब बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मैंने सोचा कि अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए और यही सोचकर मैं फरियाल के घर पहुंचा। लेकिन वहां जाकर तो मैं मजीद हैरान रह गया। फरियाल तो अपने घर में भी मौजूद नहीं थी। उसकी अम्मा ने मुझे देखा तो हैरानी से कहने लगी, बेटा तुम क्यों चले आए? फरियाल खुद अपने अब्बा के साथ वापस आ जाती। मेरी सास ने मुझे देखकर खुश होने के बजाय न सिर्फ हैरान हो रही थी बल्कि परेशान भी नजर आ रही थी। और फिर मेरे पूछने पर कुछ सोच कर कहने लगी कि फरियाल अपने अब्बा के साथ किसी दोस्त के पास गई है। मैं उसका इंतजार करके घर वापस लौट आया, लेकिन फरियाल ना लौटी। कोई रात के 11 बजे के करीब उसके अब्बा उसे हमारे घर छोड़ गए। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अपने दोस्त के घर नहीं गई थी बल्कि न जाने कहां थी। उसकी अम्मा ने झूठ कहा था और ये बात उनके चेहरे से वाज़ेह थी। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने का मैंने फैसला कर लिया कि आज की रात में हर हद पार कर दूंगा, ये जानने के लिए कि उसकी मेरी बीवी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मुझे इस शर्त को तोड़ना था जो मैंने कबूल की हुई थी। जैसे ही मैं बीवी के पास बिस्तर पर आया तो मैंने जबरदस्ती उसे खुद के करीब किया। मेरी इस हरकत पर वो घबरा गई और फौरन उसने मुझे मेरी शर्तें याद दिलाई कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शर्तों के मुताबिक मैं रोशनी में उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकता था, बल्कि अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने से पहले कमरे में अंधेरा करना जरूरी था। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं उसके बालों को नहीं छू सकता था। दोनों ही शर्तें बहुत अजीब सी थी क्योंकि ये मेरा हक था कि मैं अपनी बीवी के बालों को छू सकता था। मुझे तो वैसे भी फरियाल के लंबे घने बालों से इश्क था, लेकिन उसने पाबंदी लगा दी थी कि मैं उसके बालों में उंगलियां भी नहीं फेर सकता। लेकिन तीसरी शर्त तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी कि फरियाल चाहती थी कि आने वाले 5 सालों तक वो मेरे बच्चों की मां न बने। उसने सख्ती से कह दिया था कि मैं एहतियात का दामन थाम कर रखूं और ऐसा कुछ ना करूं जिसकी वजह से वो हामला हो जाए। कोई औरत कैसे ऐसी शर्त रख सकती थी? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो शादी के बाद अपने शौहर के बच्चों की मां बने, लेकिन फरियाल तो शायद कुछ ज्यादा ही जदीद जमाने की लड़की थी। मगर जिस तरह मैंने उसे फोन पर बातें करते सुना, मुझे लग रहा था कि वो ये सब किसी की बातों में आके कर रही है। और यही मैं जानना चाहता था कि अगर मैं ये सारी शर्तें तोड़ दूं
तो क्या होगा। और इसीलिए उस रात मैंने जानबूझकर कमरे की लाइट भी खुली रखी और जबरदस्ती उसके बालों से खेलने लगा। मेरे दिल में फरियाल को लेकर शक पैदा हो गया था और मुझे लग रहा था कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रही है और मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही है। और गुजरते वक्त के साथ वो मेरे जज्बात को साथ खेल रही है और अब मेरे जज्बात काबू नहीं रहे थे, इसलिए मुझे उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। फरियाल ने खूब एहतजाज किया, मुझे अपनी शर्तें भी याद दिलाई और तलाक की भी बात की, लेकिन मुझ पर किसी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं मोहब्बत से उसके बालों के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन शर्तों को तोड़ने का अंजाम इतना भयानक होगा। फरियाल अचानक बिल्कुल बेकाबू हो गई थी और पूरी तरह चिल्लाने लगी थी। ऐसा लगता था वो अपने होश में नहीं रही है। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी और वो किसी भी तरह संभल नहीं रही थी। मुझे लगा कि वो जानबूझकर मुझे खुद से दूर करने के लिए सब कर रही होगी, लेकिन अचानक उसके जिस्म पर नील पड़ना शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मार रहा हो। देखते ही देखते उसको चीखों से सारा घर गूंजने लगा तो मेरी अम्मा और अब्बा भी घबरा कर दौड़े चले आए और कमरे का दरवाजा पीटने लगे। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। फरियाल बुरी तरह बेड पर लौट रही थी और तकलीफ की शिद्दत से चीखें मार रही थी। अम्मा पूछने लगी, बहू को क्या हुआ है? अपने मैके से तो बिल्कुल ठीक आई थी, फिर इसे क्या हुआ है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक फरियाल को क्या हुआ है। मैंने शर्त जरूर तोड़ी थी, लेकिन शर्त तोड़ने की वजह से उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती थी? और फिर मैंने ना चाहते हुए अपने माँ बाप को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया और कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना, लेकिन तेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बनी थी। तेरी बीवी पर आसेब है और ये उसी का नतीजा है। देख ले कैसे इसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया है। और तूने इतनी बड़ी बात कैसे इतने अरसे तक हमसे छिपा दी? वो तुझे शौहर होने का हक नहीं देना चाहती थी और हमारे घर का वारिस पैदा नहीं कर सकती थी, और फिर भी तू खामोश रहा। मैंने अम्मा से कहा कि इन बातों का वक्त नहीं है, पहले से ठीक करने का कुछ इंतजाम करें। अम्मा कहने लगी, बुलाओ इसके माँ बाप को, अब वही कुछ करेंगे। मैंने अपनी सास को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी ही देर में मेरे सास और ससुर चले आए। मेरे ससुर ने आते ही पढ़ाई शुरू कर दी और कुछ ही दिन में फरियाल पूरी तरह ठीक हो गई। और फिर उन्होंने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। फरियाल को अपने लंबे घने बाल खुले रखकर तकरीबात में जाने का बड़ा शौक था और उस पर वो बहुत सारे किस्म की खुशबुएं भी लगाया करती थी। ऐसी ही एक शादी की तकरीब में उस पर असरात हो गए, जिसकी वजह से उसका इलाज जारी था। और जो जिन उसका आशिक था वो नहीं चाहता था कि कोई भी फरियाल के बालों को हाथ लगाए। उस जिन को फरियाल के बालों से मोहब्बत थी, इसलिए फरियाल ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं उसके बालों को हाथ ना लगाऊं, लेकिन मैंने जिद में आकर उसके बालों को हाथ लगाया और उसका नुकसान फरियाल को उठाना पड़ा। फरियाल के माँ बाप कहने लगे कि हम अपनी बेटी का इलाज करवा रहे हैं और जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। फरियाल के अब्बा रोते हुए कहने लगे कि फरियाल भी बिलाल से मोहब्बत करने लगी है। वो नहीं चाहती थी कि उस आसेब की वजह से बिलाल उससे अलग हो जाए, इसलिए उसने शर्तों के नाम पर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। सुबह तक फरियाल ठीक हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। उसे मुझसे डर लग रहा था कि मैं उसका सच जान गया हूं और अब न जाने उसके साथ कैसा सलूक करूंगा। लेकिन मैंने मोहब्बत से फरियाल का हाथ थामा और कहा कि मैं खुद उसका इलाज करवाऊंगा। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनकर फरियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उससे मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया था। फरियाल का इलाज जारी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ लड़कियां फैशन या शौक में आकर आधी रात की तकरीबात में न सिर्फ बाल खुले रखती हैं बल्कि खुशबू का भी इस्तेमाल करती हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए एहतियात का दामन थाम कर आप लोगों को रखना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप लोग भी आसेब और जिन्नात पर यकीन रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। लीजिए जनाब, इसके साथ ही आज की कहानी खत्म हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।